अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद असलम और आप देख रहे हैं बयानिया। 1992 में आज़ाद कश्मीर में आखिरी मरतबा बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसने कमोबेश तकरीबन 2500 काउंसलर्स और चेयरमैन और इस तरह के अहदेदारान को मुंतखब किया। और एक बेहतरीन जमहूरी निज़ाम उस वक़्त हमारे पास मौजूद था, जिससे बुनियादी तौर पर जो हमारा आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मसला है ये उस वक़्त हल हो रहा था। उसके बाद जैसे ही वो दौर ख़त्म हुआ तो एक आर्जी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर का निज़ाम जो है वो नाफज कर दिया गया आज़ाद कश्मीर में। और आज तकरीबन 28 बरस होने के बावजूद वही एडमिनिस्ट्रेटर्स का निज़ाम आज़ाद कश्मीर में जो है वो नाफिजुल अमल है। इस सारे अरसे में जो नौजवानों के लिए, जो सियासी क़यादत के लिए एक नर्सरी मौजूद थी लोकल गवर्नमेंट की, वो नर्सरी ख़त्म हो गई और हमें क़यादत का एक बड़ा फुक़दान नज़र आ रहा है। पिछले चंद सालों से आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई। और इस वक्त के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, जो कि पिछले दौरे हुकूमत में अपोजिशन लीडर थे, इन्होंने ऐलान किया था कि हुकूमत में आते ही वो सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद करवाएंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि इनका 5 साला दौर भी अपने इख्तिताम को पहुंचता जा रहा है, लेकिन अभी तक आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की जो वो एक हम जो है वो शुनीद सुन रहे थे, वो शुनीद की हद तक ही रह गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम बिलाल अमजद साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर भर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से एक तहरीक का हिस्सा हैं और वो तहरीक सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ लेकर पहुंच गई है। तमाम ऐवानों में अपनी आवाज़ को उन्होंने जो है वो पहुंचा दिया है कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को एक उस निज़ाम से मुतारफ़ करवाया जाए जो हमारी नस्ल ने नहीं देखा। तो बिलाल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आप हमें बताएं कि ये जो इस वक्त आप तहरीक लिए चले हैं, इसके बुनियादी अगराज़ व मकासद क्या हैं और आप क्या जो है वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फवाद आपका इस टॉपिक के ऊपर आज ये बहस करने का। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टॉपिक है बल्दियाती इंतखाबात की रिस्टोरेशन के हवाले से, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है तकरीबन 29 साल का अरसा इस वक्त गुजर चुका है कि हमारे यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हुए। इस मसले को उजागर करने की ज़रूरत इस वजह से थी, ज़रूरत जो थी इस वजह से थी कि हमारी जो मुकामी सतह की जो हुकूमतें होती थी, जिस तरह वो लोकल लेवल पे काम करती थी, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो मेंबर कानून साज असम्बली यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, उनका जो बेसिक जो काम था वो ये था कि वो लेजिस्लेशन की तरफ जाएँ, कानून साजी करें, जो आपके इदारे हैं उनको इस तरह से डेवलप करें कि वो पायदार तरक्की के जो अहदाफ़ हैं उनको अपने हसूल किया जा सके उनका। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि उन्होंने अपने कामों से हट के टूटी नलके की सियासत की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए। हमारी ये तहरीक तकरीबन 2010 में हमने ये स्टार्ट किया था और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से हम इसमें एडवोकेसी और लॉबिंग करते हुए आए, जिसमें हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी मिले, हम नौजवानों के साथ भी मिले। और हमारा मकसद यही था कि हम किसी ना किसी तरह बल्दियाती इलेक्शंस करवाएं ताकि ये जो पायदार तरक्की के जो अहदाफ़ के असूल हैं उसको किसी तरह से हम कामयाब बना सकें। इसमें जो सबसे बड़ी जो रुकावट हम देखने में इसमें इस वक्त आ रही है, वो सबसे पहले तो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस वक्त इलेक्ट होके आते हैं, जिनको हम जमहूरियत के नुमाइंदगान कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि वो डिसेंट्रलाइज़ नहीं करना चाह रहे, वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो मुकामी सतह के ऊपर ऐसे नौजवान सामने आ जाएंगे जिनके अंदर कायदाना सलाहियत मौजूद है। अभी का जो तबका जो इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस या जो कानून साज असम्बली के अंदर मुंतखब होके आता है, वो तो अपने पैसे के ऊपर या बरादरी के ऊपर इन्फ्लुएंस उनका होता है, तो वो इस वजह से आगे आ जाते हैं। और उन्होंने अपने साथ कुछ स्कीमें जिनको दी हुई हैं और जिनको नौकरियां दी हुई हैं, ऐसा टोला उनके साथ जोड़ा हुआ है जिनको वो सिर्फ वोटों के लिए और जिनको वोट इकट्ठे करने के लिए और सिर्फ नारे लगाने के लिए रखा है, और वही इनके लिए वोट जमा भी करते हैं। तो वो लोग भी नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात हों, क्योंकि उनकी वजह से उनकी रोज़ी रोटी के ऊपर भी लात पड़ जाती है। अच्छा बिलाल भाई, आपने बात एक की पायदार तरक्की के अहदाफ़, तो नाजरीन एक चीज़ जो मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पायदार तरक्की के अहदाफ़ के हवाले से लेजिस्लेशन करके रखी है। लेकिन अफसोस सद अफसोस के 2012 में जब पायदार तरक्की के अहदाफ़
तय होने जा रहे थे और इससे पहले कुछ मिलीनियम गोल्स थे। मिलीनियम गोल्स की रिपोर्ट बनने लगी तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो किसी भी मयार पे पूरा नहीं उतर रहा था, जिसकी वजह से 1 साल का इजाफी वक्त दिया गया पाकिस्तान को ताकि वो अपनी रिपोर्ट मुरतब कर सके, अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करा सके और तब जाके पाकिस्तान को एक मरतबा फिर उस जो है वो रजीम में शामिल किया गया। बिलाल भाई अभी बता रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में ये चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों और जो पायदार तरक्की के अहदाफ हमने हासिल करने हैं 2030 तक, उनके हसूल में आसानी हो सके। अच्छा बिलाल भाई, जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, वो इस मसले में सबसे बड़ी रुकावट हैं, वो बल्दियाती इंतखाबात होने नहीं दे रहे। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि एक तो सबसे बड़ा मसला है कि ये फ़ंड्स, चूँकि बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो फ़ंड्स काउंसलर के पास जाएंगे, चेयरमैन के पास जाएंगे, वो जो बुनियादी जमहूरियतों से मुंतखब होकर नुमाइंदे आएंगे वो उस फ़ंड के हकदार ठहरेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में बैठे 42 से 43 लोग जो कि मुंतखब होके आते हैं हलकों से, ये कभी चाहेंगे कि इंतखाबात हो जाएं? जैसा कि मैंने फवाद आपको पहले भी कहा है कि ये सिर्फ इलेक्शन जीतने की हद तक इनके नारे होते हैं। जैसे कि आपके पास वाज़िया ये चीज़ मौजूद है कि फ़ारूक हैदर साहब ने अपने मंशूर के अंदर ये चीज़ शामिल की थी कि मैं बल्दियाती इलेक्शंस करवाऊँगा, लेकिन जितने भी आज तक हम इनके साथ मीटिंग्स करते आए हैं, जितने हमने सेमिनार्स करवाए हैं, उनके अंदर इनका वाज़िया पैगाम ये था जी कि हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएंगे। लेकिन जब अपने कारकुनों के सामने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बल्दियाती इलेक्शंस करवाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ी रुकावट है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात हों और एक आम बंदे तक जो है जो पावर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएं। अब इसमें हमने ये किया है कि हम लीगली तौर पे हम हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, हमने इसमें केस किया है और लास्ट जो केस था उसका आपको याद होगा कि सिर्फ इन्होंने रिस्टोरेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात की थी कि आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, जिस पे हुकूमत ने ये इत्तफाक़ राय उनकी हुई थी कि हम करवाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसके बीच में ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दी, ऐसी रुकावटें डाल दी जिसमें हल्के बंदियों के मसाइल थे जो कि शायद 1 हफ़्ते से ज़्यादा उनको टाइम दरकार नहीं है कि उस चीज़ को हल कर लिया जाए। तो वो इस तरह के मसाइल उन्होंने बीच में डाल दिए कि इसके अंदर इसको डिले जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए वो कर सकते हैं। और उनको थोड़ा सा ये भी है कि अगर ये मुकामी हुकूमतें आ जाती हैं तो हमारा जो इस वक्त का जो एक अथॉरिटी बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल बिलाल भाई, असल में मसला ही जो है ना वो इख्तियारात का मसला है और यहाँ जंग इख्तियारात की जंग है और ये जंग जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक एक आम आदमी की तरक्की या एक आम आदमी को हम जो है वो डेवलप नहीं देख सकते। बिलाल भाई ये तो एक मसला है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। आप हमारे नाजरीन के लिए एक चीज़ वाज़े कर दें कि आखिर बल्दियाती इंतखाबात का फ़ायदा क्या है, इसका बुनियादी एक इंसान को क्या, एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। चूँकि हम हमेशा देखते आ रहे हैं इंतखाबात में तब्दीली का नारा या किसी भी निज़ाम की तब्दीली का नारा तो आवाम की तरफ से हमें एक बात सुनने को मिलती है कि एक आम आदमी का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये MLAs का बेनिफिट है, ये एलीट क्लास का बेनिफिट है। तो आप बताएँ कि बल्दियाती इंतखाब से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं। आप ये देखें कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक होती है, जिस तरह मुकामी हुकूमतों का क़याम है उसके अमल में आने की जो सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा वो बिल्कुल जो पिसा हुआ तबका है उसको होगा। इस वक्त जो आपकी जो स्कीम्स या कोई भी इस तरह के जो टेंडर्स दिए जाते हैं वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं और मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल्स की हद तक महदूद रह जाते हैं। मुकामी हुकूमतों के क़याम का जो सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर किसी वार्ड लेवल के ऊपर जो काउंसलर जो मुंतखब हो रहा है वो अपने इलाके को सबसे पहले देखेगा कि उसके इलाके के मसाइल क्या हैं, बुनियादी मसाइल क्या हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करेगा बाकायदा अपने लोगों की मुशावरत से, उस वार्ड के लोगों की मुशावरत से, और फिर उनके ऊपर जो फ़ंड आएगा वो उसको उसी तरीके से लगाएगा और वो जवाबदेह होगा। अगर उसके पास 1 लाख रुपया किसी चीज़ के लिए आ रहा है तो उसके जो साथ के जो लोग हैं वो उससे पूछ सकेंगे कि आया ये 1 लाख रुपया आपने कहाँ पे लगाया। लेकिन इसके बरक्स जब आप देखते हैं कि MLAs जब कोई अपने बंदे नॉमिनेट करके कोई स्कीम्स वगैरह देते हैं तो उनकी कोई भी उस तरह से जो ऑडिट है वो नहीं आता, ना उस तरह से लोग उसके को फॉलो अप कर सकते हैं, ना उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि आया हमारे फ़ंड आए कितने और किधर किधर लगे। और दूसरी जो चीज़ ये है
29 साल से जो सबसे बड़ी जो नुकसान इसका हुआ है कि हमारी जो कानून साज असम्बली है उसके अंदर जो कवानीन बनने थे जिससे हमारे अदारे मजबूत होने थे वो बिल्कुल अमल रुक चुका है। इसकी मिसाल मैं आपको बिल्कुल ऐसे दूँ कि एक अगर अमूर दीनिया का मिनिस्टर है, उसका काम ये था कि वो अमूर दीनिया के अंदर यानी जो दीन के अमूर हैं उनको इस तरह से चलाए कि आपका दीन एक अच्छे तरीके से दूसरों तक फैले, बाहर के मुल्कों में या किसी भी तरह से आप उसको इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कह रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि अमूर दीनिया के अंदर जिस तरह एक उनका ज़कात का एक कंपोनेंट है, फिर औकाफ का कंपोनेंट है, और उन्होंने अपने पैसे जो है बैंक्स में रखवा के उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब एक दीनी अदारा है जो आपका सूद का काम कर रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक पायदार तरक्की या दीन की बेहतरी के लिए वो अदारा काम करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुकामी हुकूमतों के क़याम की वजह से क्या आएगा कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये टूटी नलके की सियासत से निकल के अपने अपने महकमों की तामीर और तरक्की के ऊपर काम करेंगे। जी बिल्कुल बिलाल भाई, हमारी रियासत का सबसे बड़ा अलमिया ही ऐसा है कि हमने अदारों को जो है ना वो गैर फ़ाल कर दिया है, हमने शख्सियात को जो है वो फ़ाल कर दिया है। ये शख्सियाती निज़ाम बन चुका है। बल्दियाती इंतखाब के होने का सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे कि बिलाल भाई बता रहे थे, कि पिसे हुए तबकात को होगा, यानी कि उन लोगों को जो वाकई में जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं। और वो जो जमहूरियत की एक बुनियादी डेफिनेशन है कि बाय द पीपल, टू द पीपल और फॉर द पीपल, तब जाके होगा जब एक आम आदमी एम्पावर होगा, एक आदमी जो है वो जाकर अपनी जंग खुद लड़ेगा और अपने इख्तियारात हासिल करके अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करेगा। तो बिलाल भाई, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट में एक केस लेकर गए हैं, वो केस क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आला अदलिया से कि इस मसले के हल के लिए वो किस तरफ जा रहे हैं? पटिशन फवाद जो हमारी है उसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं हमने प्रोमिनेंट रखी हैं। उसमें नंबर 1 तो ये है कि लोकल बॉडीज़ को रिस्टोर किया जाए, उसके इलेक्शंस एज़ सून एज़ पॉसिबल करवाए जाएँ। दूसरी जो चीज़ है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए हमने ये कहा है कि जो लोकल बॉडीज़ को जो फंड्स हैं उनको सीज़ किया जाए, क्योंकि जो उसकी यूटिलाइजेशन है उसकी यूटिलाइजेशन गैर आइनी है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से अगर की जाए या एमएलएस की तरफ से की जाए वो कॉन्स्टिट्यूशनली गैर आइनी है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसको फ़ंड्स को रोका जाए। तीसरी चीज़ कि जो महाजरीन के जो फ़ंड्स एजेके से बाहर यूटिलाइज़ होते हैं उनका बाकायदा ऑडिट किया जाए कि वो फ़ंड्स जो जा रहे हैं वो किस तरह से यूटिलाइज़ हो रहे हैं और आया उसका एजेके गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है। ये 3 चीज़ें। और एक लास्ट चीज़ जो फवाद मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये बल्दियाती इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त हैं, जिसमें PMLN हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, PTI है या जमात इस्लामी या दीगर जो जमातें हैं, उनके नौजवान लीडरशिप को होगी कि वो लोग बल्दियाती इंतखाबात में पार्टिसिपेट करके तो वो एक प्रोमिनेंट पोजीशंस पे आ सकेंगे, वो अपने लोगों के लिए काम कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा उनका है। तो ये जो हमने तहरीक एक शुरू की है, ये सिर्फ हमारे लिए तहरीक नहीं है, ये एक आम बंदे की तहरीक है और ये उन नज़रियाती कारकुनों की तहरीक है जो किसी भी पार्टी के साथ अपनी रियासत की तामीर और तरक्की के लिए जोड़ते हैं। बिल्कुल बिलाल भाई, आपने बड़े बेहतरीन अंदाज़ में बताया कि आज़ाद कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का अलमिया क्या है और किस तरह उसकी रेस्टोरेशन के लिए नौजवान जंग लड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आला अदलिया भी नौजवानों के हक़ में जो है वो फ़ैसला देगी और आज़ाद कश्मीर में एक नया और बेहतरीन बल्दियाती इंतखाबात का निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बिलाल भाई आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।